आप मित्रों को मैं पहले बता चुका हूँ कि मनुष्य बनो नाम से मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला है। यह मेरे लिए एक प्रयोग है जो मैं कर रहा हूँ। अकेला घर हुसैन का पहले कविता संकलन की सारी कविताओं का पाठ मैंने किया है और इस चैनल पर डाल दिया है। पहले कई मित्रों के फ़ोन आते थे, पत्र आते थे, बात होती थी कि आप अपनी सारी कविताएं हम लोगों तक पहुंचाएं। फ़ोटो स्टेट कराना पड़ता था, मेल करना पड़ता था, लेकिन अब शायद यह शिकायत दूर हो जाएगी, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर मैं अपनी सारी किताबों की कविताओं का पाठ करूँगा। अगला संकलन होगा कटौती। मित्रों, 1985 के आसपास से मेरे लेखन की शुरुआत हुई और 1993 में मेरा पहला कविता संकलन अकेला घर हुसैन का आया। 1993 के बाद 2000 में दूसरा संकलन कटौती आया। पहले संकलन में 8 साल का अंतराल था और दूसरे संकलन के आने में यह अंतराल लगभग 7 साल का था। मित्रों, मैं पहले बता चुका हूँ कि पहले दौर में कविता के बारे में जो कुछ मुझे डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी से, मधुकर सिंह से, मिथिलेश्वर से, नीरज भाई से, अनंत कुमार सिंह से, शीन हयात से, चंद्रेश्वर से, बद्री नारायण से एक पूरी हमारी टीम थी और जिनसे कुछ न कुछ ज़रूर मिला है। और पहला संकलन जो है उसकी पूंजी के रूप में इन सारे लोगों को सामने रखा जा सकता है या इनके बारे में बातचीत की जा सकती है। वहाँ हमारे विकास का आधार था कि प्रत्येक रविवार को गोष्ठी होती थी। आरा रेलवे स्टेशन पार कर एक छोटा सा पुराना टूटा सा घर था जहाँ हम लोग पहुँचते थे और वहाँ रचनाओं का पाठ होता था, रचनाओं पर बात होती थी। इसलिए ये सारी रचनाएं लगभग उस गोष्ठी में पढ़ी जा चुकी हैं और इस पर कुछ न कुछ राय तमाम मित्रों का रहा है, चाहे चंद्रेश्वर हो तब, चाहे डॉक्टर नीरज सिंह हो तब, अनंत कुमार सिंह हो तब, विजय कुमार सिंह हो तब, या डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी हो तब। कई जगह सहमतियां भी रही हैं, कई जगह असहमतियां भी रही हैं। इन सहमतियों और असहमतियों के बीच यह कविता संकलन बना। इसके बाद एक दुखद घटना हुई कि डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी चल बसे। उनकी मृत्यु के बाद जितना सोनापन जीवन में पसरा शायद कभी न पसरा होगा। 1-2 घंटे सुबह, 1-2 घंटे शाम हम लोग अगल बगल रहते थे। हमारा मिलना होता था, हम बात करते थे और हमारी बातचीत का विषय साहित्य ही होता था, जीवन होता था, विचार होते थे। तिवारी जी ने मुझे मार्क्सवाद से जोड़ा। मेरे जीवन में डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी की भूमिका यह भी है कि उन्होंने हमें मार्क्सवाद से जोड़ा। हम एक सामान्य
ब्राह्मण परिवार से निकल कर के आए थे और वामपंथियों के बारे में हमारे ख्याल अच्छे न थे। उस समय माले का एक आंदोलन चल रहा था और हत्याएं आम थी। तो एक मुहावरे की तरह हम मान करके चलते थे कि जो वामपंथी हैं वे 6 इंच छोटा कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। इस समझ के साथ निकला, लेकिन तिवारी जी से लंबी बातचीत हुई, बहुत लंबी बात हुई। मैंने कई बार उनसे कहा भी हमको समझा दीजिए कि मार्क्सवाद है क्या। उन्होंने मुझे समझाया। राजाओं का शासन था, राजाओं के शासन में जो व्यवस्था थी, दबंगई की, सामंती व्यवस्था, दबाव देकर काम कराने की, उसी को फांसीवाद कहते थे। वामपंथी भाषा फांसीवाद कहती थी। फांसीवाद का अंत हुआ। पूरी दुनिया के आसमान में 2 विचारधाराएं दिखाई पड़ रही थी, एक मार्क्सवाद, दूसरा उदारवाद। दोनों के बीच बड़े संघर्ष थे। मार्क्सवाद को लेकर के रूस खड़ा था, चीन खड़ा था, और भी कई छोटे छोटे देश थे। विचार के स्तर पर भारत भी उसी के साथ खड़ा था, समाजवाद के नाम पर। मार्क्सवाद ने एक काम किया, गहरा काम। मार्क्स ने पूरी दुनिया को 2 भाग में बांट दिया कि पूरी दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक गरीब हैं, दूसरे अमीर हैं। यह एक क्रांतिकारी कदम था। दुनिया को मार्क्स के पहले इस तरह से किसी ने नहीं देखा था। और इसके बाद एक ओर पर्वत, दूसरी ओर खाई का समाधान मार्क्स ने समानता से निकाला कि पर्वत थोड़ा झुके, खाई को थोड़ा भरा जाए और एक समतल, एक समानता की जगह पूरे समाज में बने, पूरे जीवन की पद्धति में ये समानता बने। यह एक क्रांतिकारी विचार था। पूरी दुनिया के स्तर पर सारे लोग एक समान हो जाएं, अमीरी न रहे, गरीबी न रहे। इसने मुझे काफ़ी प्रभावित किया और उसके बाद मैं मार्क्सवादी हो गया। जनवादी लेखक संघ में मेरा प्रवेश हुआ। जनवादी लेखक संघ का जिला अध्यक्ष बना। जनवादी लेखक संघ के बिहार राज्य का उप सचिव भी बना। और हमारे देखने का नज़रिया अब पूरी तरह से बदल चुका था। प्रेमचंद ने 1930 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी और उसके बाद से इस विचार को लेकर के पूरा हिंदी साहित्य चलता रहा। इस दौर में हमारे अध्ययन के केंद्र रूसी लेखक हो गए। हमने चेखव को पढ़ा, हमने टॉल्स्टॉय को पढ़ा, हमने गोर्की को पढ़ा। किताबें भी आती थी।
वो राधिका प्रकाशन या कुछ था, कोई रूस में था, जिसकी किताबें खूब उपलब्ध थी यहाँ। और इस तरह से हमारा विकास हो रहा था। सांप्रदायिकता जैसे मूल्यों पर और अन्य बहसें भी बहुत होती थी। साल में हर प्रांत में सेमिनार होते थे, हर ज़िले में सेमिनार होते थे और उसमें हम लोग बुलाए जाते थे, जा कर के अपनी बात भी रखते थे। दूसरी चीज़ तिवारी जी से जो मुझे मिली, 2 पंक्तियों में उन्होंने मुझसे मार्क्सवाद के बारे में बता दिया। मैंने उनसे पूछा एक बार कि आप ये बताइए, ये मार्क्सवादी बनने से आपको क्या मिला? इतने दिनों से आप मार्क्सवादी हैं, लेकिन आपको मिला क्या? तिवारी जी ने बिठाया, बैठ जाओ। 2 चौकियाँ लगी थीं और सामने कुर्सी थी। मैं कुर्सी पर बैठ गया, तिवारी जी भी चौकी पर बैठ गए और उन्होंने समझाया कि मार्क्स ने हमको इस दुनिया को देखने के लिए एक दृष्टि प्रदान की। अब जो मैं दुनिया को देखता हूँ, मार्क्स की निगाहों से देखता हूँ कि इस पूरी दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक गरीब है, एक अमीर है। दोनों के बीच समता लाना हमारे जीवन का ध्येय है। इसके अलावा मार्क्स ने मुझे जो दिया वो दृष्टि, किसी चीज़ को कैसे देखें। तिवारी जी ने मुझे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बताया। किसी भी चीज़ को द्वंद्वों में देखो। द्वंद्व में देखना मतलब 2 नज़रिए से देखना। एक किस्सा उन्होंने सुनाया था इस द्वंद्व को समझाने के लिए, जो मैं आज तक नहीं भूल सका, इसलिए आप मित्रों को सुना रहा हूँ। एक गाय है, बछड़ा देती है, बछड़ा मर जाता है। ग्वाला एकाएक क्रूर हो जाता है, गाय के पिछले दोनों पैर को बांध देता है, गाय को इंजेक्शन देता है, गाय को रस्सी से रगड़ता है, घरता है और जबरन दूध निकालता है। यही नहीं, गाय के मरे हुए बछड़े में भूसा भर करके वह गाय के सामने खड़ा भी कर देता है और दूध निकालता है। पूरा समाज जब भी उस राह से गुजरता है, ग्वाले को देखता है तो उसके लिए क्रूर, कसाई, गाय हमारी माता है और उसको इतना कष्ट दे रहा है दूध के लिए, यह पूरे समाज का नज़रिया उसके प्रति है कि वह क्रूर है, वह कसाई है। किंतु जब एक रचनाकार उसके पास जाता है तो देखता है कि गर्मी के दिन थे, उसके बेटे के देह पर कमीज नहीं थी, उसने कमीज नहीं खरीदी, गाय खरीदी। घर का छप्पर टूटा हुआ था, छवाना था बरसात के पहले, गाय ले लेते हैं,
गाय बच्चा देगी, दूध देगी, दूध को बेचकर बच्चे की कमीज भी सिलवा लेंगे, दूध बेचकर घर का छप्पर भी ठीक करा लेंगे। यही सोचा था उस ग्वाले ने गाय को खरीदते हुए। और एकाएक बछड़ा मर गया और न तो बेटे की कमीज आई, न घर का छप्पर बना। वो किसी भी तरह से अपनी समस्याओं का हल निकालने के लिए गाय का दूध उसके लिए ज़रूरी है और इसलिए उसका व्यवहार क्रूरतापूर्ण है। ये देखने का दो नज़रिया है। एक नज़रिया उस ग्वाले के दृष्टिकोण है, वो कैसे सोच रहा है। दूसरा, समाज कैसे सोच रहा है उसके बारे में। तिवारी जी ने कहा कि मार्क्स ने हमें यही सिखाया कि चीज़ों को जब भी देखो एक छोर से मत देखो, कई छोर से देखो, द्वंद्वों में देखो, तब जाकर के वो चीज़ समझ में आएगी। और यह मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। ऐतिहासिक भौतिकवाद को भी समझाया। उसका भी मतलब यही था कि जो कुछ आपके साथ हुआ है वो तात्कालिक न सोच करके, न समझ करके आप पूरे इतिहास में जाएं और जा कर के उसको देखें और तब जा कर के निर्णय लें। तो इस तरह से मार्क्स ने जो दृष्टि दी उसके आधार पर हमारा विकास इस पूरे दौर में हुआ। हमने मोटी मोटी किताबें पढ़ी, हमने बहसें की और उस समय तक हमारे दिमाग में भी यह बात पूरी तरह से बैठ गई थी कि समानता ही जीवन का मकसद है। कि इस पूरी दुनिया में समानता आए, कोई गरीब न रहे, कोई अमीर न रहे। सारी माया धन के चलते है, सारे अपराध धन के चलते हैं और अभी समय जिस ओर जा रहा है, समानता इस चीज़ की रक्षा कर सकती है और इस दुनिया को सुंदर बना सकती है। इसी बीच में तिवारी जी की मृत्यु हो गई और मैं बता चुका हूँ कि उनकी मृत्यु के बाद अकेला पड़ गया। रोज सुबह शाम जब बैठे तब 2 घंटे गप, और वो गप काफ़ी ऊंचाई लिए हुए। तिवारी जी रूस गए थे, बहुत खुश थे जाते समय, बहुत खुश थे। लेकिन मैं सपनों के देश में जा रहा हूँ, इतना खुश थे। कई लोग साथ में गए थे, जनवादी लेखक संघ के, लौट करके आए। कई दिनों तक टालते रहे, कई दिनों तक टालते रहे, जैसे बताना न चाहते हों लेकिन उदास थे। एक दिन आखिर फूट पड़े और उनके घर में बरामदा में लोहे के छड़ लगे थे। दोनों हाथ से लोहे को छड़ों को पकड़ उस पर सिर टिका, फफक फफक कर रोए, फफक फफक कर रोए। उन्हें रोते हुए मैंने पहली बार देखा था। स्वीकार किया
अच्छा था जब मैं नहीं गया था। कम से कम एक रूस था जो हमारे सपनों में था, जिसके बारे में हम कल्पना करके हमने एक छवि बनाई थी। उस रूस का हाल उन्होंने बताया। लेकिन अब वो जहां पर खड़े हो गए थे, लौटने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उम्र का काफी हिस्सा निकल चुका था। अब वो कहीं से शुरुआत कर सके ऐसी स्थिति में नहीं थे, किंतु मोह भंग उनका हुआ था और इसे मैंने बहुत गहराई से समझा था। विचारों से उनका मोह भंग नहीं हुआ था, वहां के सत्ता की प्रणाली से उनका मोह भंग हुआ था। रूस की हालत देख करके उनका मोह भंग हुआ था। लागू न हो सका समाजवाद, यह दुख उनके भीतर था। दूसरी तरफ उदारवाद को भी हम बहुत गहराई से समझ रहे थे, क्योंकि उदारवाद हमारा दुश्मन था। पूंजी की स्वतंत्रता किस तरह से दुनिया को एक अलग जगह पर ले जा रही है, इसका अनुमान हमें करना चाहिए। तो वो अनुमान भी उस समय में हमारे पास हैं। जो खतरे आज बड़े होकर के दिखाई पड़ने लगे हैं, वे खतरे उस समय दिखाई नहीं पड़ते थे, लेकिन हमने उसे कविता में समझने की कोशिश की और हमें पता था कि आज का दिन ऐसा आने वाला है। इस दौर के बीच की अभिव्यक्ति है कटौती। धन्यवाद।